पैसा एक ऊर्जा है, इट्स एन एनर्जी। बहुत पैसा सेव करना है, बहुत पैसा सेव करना है, बहुत पैसा सेव करना है। आई वॉन्ट यू टू सेव द मनी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहां सेव करना है? फिजूल खर्ची क्या है? फिजूल खर्ची लीकेजेस है, लीकेजेस को रोका नहीं तो पैसा बुरा मान जाएगा। दोस्तों, आप मिलियनेयर्स को देखिएगा, आप टॉप स्टार्स को देखिएगा, आप बहुत करोड़पति लोगों को देखिएगा, बहुत सिलेक्टेड होते हैं खाने के लिए, बहुत सिलेक्टेड होते हैं। एक मिडिल क्लास बंदा बोलता है सेव करो सेव करो सेव करो, एक रिच बंदा कहता है इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। ऑलराइट, अब जब एक मिडिल क्लास बंदा या पुअर पर्सन देखता है, अरे उसके पास तो देखो कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कितना सेव कर रखा है। अरे उसने सेव नहीं किया मेरे भाई, उसने इन्वेस्ट किया। There is a lot of difference between saving and investment. वो आदमी पैसे से पैसा बना रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सरस्वती के पीछे भागना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, पैसा एक ऊर्जा है, इट्स एन एनर्जी। ओके, बहुत सारे लोगों के बीच में एक भ्रम है, और भ्रम यह है कि हमें पैसा सेव करना है। ओके, बहुत पैसा सेव करना है, बहुत पैसा सेव करना है, बहुत पैसा सेव करना है। आई वॉन्ट यू टू सेव द मनी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहां सेव करना है? जहां जहां आपको फिजूल खर्ची दिखती है वहां आपको सेव करना है। कोई फिजूल खर्ची आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई फिजूल खर्ची नहीं चाहिए। आपका टीवी में पैसा जाता है, अगर आपका न्यूज या जो भी आप सेलेक्टेड चैनल देखना चाहते हो वो भी दिन में 15-20 मिनट खाना खाते समय या वो, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने सारे चैनल ले रखे हैं और उनको कभी देख नहीं रहे हो, डिस्कवरी आपने चलाया या आपके पास नेशनल ज्योग्राफी है और पिछले 3 सालों में आपने किसी ने नहीं देखा या पिछले 3 महीने में नहीं देखा, कहीं ना कहीं उन चैनल्स को आप कटवा दीजिए। फिजूल खर्ची क्या है? फिजूल खर्ची लीकेजेस है, लीकेजेस को रोका नहीं तो पैसा बुरा मान जाएगा। लीकेजेस को रोका नहीं तो पैसा बुरा मान जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ आ रहा है और उसमें से फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, या 1 लाख आ रहा है उसमें से फालतू का खर्च हो रहा है, आपके पेट को भूख नहीं है, आपके परिवार को पेट को भूख नहीं है, 2-3 महीने में एक बार आप पिकनिक पार्टी के लिए पिज्जा विज्जा खा लो, चलेगा, वो लीकेज नहीं है। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार पिज्जा या फिर जंक फूड या फिर कचौड़ी पकौड़ी ये सब चीजें खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी का लीकेज कर रहे हो, आप अपनी इमोशनल एनर्जी का लीकेज कर रहे हो। ये खाना आपकी बॉडी को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। सो ये कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, यानी आपका मन यानी आपका माइंड भी इससे दूषित हो रहा है। एंड द लास्ट थिंग दोस्तों, पैसे का लीकेज हो रहा है। आप कहेंगे सर इतना थोड़ी डिसिप्लिन रख सकते हैं, मत रखो, मत बनो मिलियनेयर। दोस्तों, आप मिलियनेयर्स को देखिएगा, आप टॉप स्टार्स को देखिएगा, आप बहुत करोड़पति लोगों को देखिएगा, बहुत सिलेक्टेड होते हैं खाने के लिए, बहुत सिलेक्टेड होते हैं। ऑलराइट, मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठा था और उनके साथ डिस्कस हो रही थी राज बब्बर के बारे में। तो उन्होंने कहा, एक बार हम इलेक्शन की रैली में जा रहे थे और इलेक्शन की रैली में राज बब्बर साहब ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो मैं कार में खाना खाऊंगा। तो हमने बाजरे की रोटी वगैरह और उसके साथ घी वगैरह और मक्खन वगैरह और सरसों का साग वगैरह ऑर्डर किया। वो गाड़ी में आया और इतनी इतनी सी रोटी थी, बोले इतनी छोटी सी रोटी थी। राज बब्बर साहब ने एक रोटी खाई और बोला मेरे को मजा आ गया। हमने कहा सर हमने तो 2-3 तो लीजिए, हमने तो 4-4 खा ली थी। बोले कि सर नहीं, दिस इज इनफ। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, वो बंदा शाम को 7-7:30 बजे तक रैली पे था एंड उसने एक बाजरे की रोटी खाई। नाउ दिस इज बिकॉज ये लोग जानते हैं कि फिजिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी या फिर फाइनेंशियल एनर्जी, तीनों लीकेज हुआ तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। क्योंकि समझिए, मनी एनर्जी है, इस एनर्जी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल एनर्जी है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। मनी इज एन एनर्जी। ओके, दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है मनी के रिलेटेड, वो ये है, बात करते हैं सेविंग की। एक मिडिल क्लास बंदा बोलता है सेव करो सेव करो सेव करो, एक रिच बंदा कहता है इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। ऑलराइट, अब जब एक मिडिल क्लास बंदा या पुअर पर्सन देखता, अरे उसके पास तो देखो कितनी प्रॉपर्टी है, उसने कितना सेव कर रखा है। अरे उसने सेव नहीं किया मेरे भाई, उसने इन्वेस्ट किया।
देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो आदमी पैसे से पैसा बना रहा है। उसने जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि उसके पास इस महीने 1 करोड़ आया। अगर उसने जमीन नहीं खरीदी तो ये 1 करोड़ में उसको 30 लाख टैक्स देना पड़ेगा। उसने क्या किया पता है आपको? उसने क्या किया? ये 1 करोड़ की पूरी जमीन खरीद ली, या फिर उसने 1 करोड़ का बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, ऑफिस खरीद लिया या कार खरीद ली, ताकि ये 30 लाख जो गवर्नमेंट को देना था वो बच गया। ऑलराइट, और बाकी का जो पैसा है उस पे भी हर साल उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन यानी कि इस साल उनको टैक्स कम देना पड़ेगा और उनको डेप्रिसिएशन से ये पूरा 1 करोड़ रुपया वापस मिल जाएगा अगले 4-5-6 सालों में। तो उनका पैसे का लॉस 0 हुआ। ऑलराइट, उनका पैसे का लॉस कितना हुआ? 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टैक्स अमाउंट है ये पूरा का पूरा उनको डेप्रिसिएशन से फायदा होता होता 3-4 सालों में एडजस्ट हो जाएगा और उनकी पूरी 30 लाख की जो टैक्स थी वो 0 हो गई। पहला फायदा तो उनको ये हुआ। दूसरा फायदा उनको ये हुआ, ये 1 करोड़ की जमीन 10 साल में बढ़ के 3 करोड़ हो गई। तो पैसा भी मल्टीप्लाई हुआ एंड टैक्स भी बचा। ये लोग इसीलिए इनके पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहता, क्योंकि ये जानते हैं बैंक अकाउंट में पैसा रखा टैक्स देना पड़ेगा। ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं आगे से आगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी या फिर आई वुड से लोअर मिडिल क्लास, ये लोग हमेशा क्या करेंगे? पैसा सेव कर लो, पैसा सेव कर लो, एफडी में डाल दो, पैसा सेव कर लो, यहां डाल दो। क्योंकि इनकी इनकम ही साल की 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, तो टैक्स का इतना झंझट नहीं है, टैक्स इतना ज्यादा लग नहीं रहा। माय डियर फ्रेंड, आपके पास टैक्स नहीं लग रहा और आप उस पैसे को निकाल के एफडी में लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ पड़ा है। बट दिक्कत सबसे बड़ी ये है, आप उस पैसे पे जो पोटेंशियल अर्निंग हो सकती है, आप 3% अर्निंग, 4% अर्निंग, 6% अर्निंग से खुश हो रहे हो। ये लोग कहते हैं इस पे 300% अर्निंग। ओके, लोग कहते हैं एफडी में रखूंगा 11 साल में डबल होगा। ये कहते हैं मेरे को 11 साल में 3 गुना भी चाहिए और टैक्स का फायदा भी चाहिए। इन अ वे ये पैसा 4 साल में या 10 साल में 4 गुना 5 गुना हो गया अगर उन्होंने बिल्डिंग बनाने में इसको डाला तो। और अगर उन्होंने ये पैसा एक नया बिजनेस बनाने में डाला, एक नई फैक्ट्री बनाने में डाला, तो ये 1 करोड़ 10 साल के अंदर शायद 100 करोड़ हो सकता है। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, ये गेम है पूरा पूरा कैलकुलेशन का। ऑलराइट, ये गेम है कैलकुलेशन का। आपको आज से ही इन्वेस्टिंग हैबिट्स शुरू करनी है। ऑलराइट, इन्वेस्टिंग हैबिट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैंने 2018 में किया। 2018 में क्या इन्वेस्टमेंट किया? मैंने एक वीडियोग्राफर को बुलाया और करीब उनसे 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया। 1 लाख रुपए में एक अच्छे खासे वीडियो बनाने के कॉन्ट्रैक्ट हुए। हमने 128 वीडियो बनाए और यूट्यूब चैनल हमारा बना दिया 128 वीडियो बनाने के बाद। और उसके बाद मैं उसको एक्टिव रखता रहा। हर महीने मैं 4 वीडियो बना के डालता। 4 वीडियो बनाने का और उनका एडिटिंग का खर्चा मेरा 10,000 रुपए महीना आता। मैंने 10,000 रुपए महीना इंटू 2 साल तक यानी 24 महीना वो खर्च किया। 2,40,000 रुपए के आसपास मेरा वो पैसा गया। लेकिन दोस्तों इससे आज YouTube की मेरी मंथली अर्निंग जो पहले 2 लाख रुपए हुआ करती थी वो आज 4 लाख रुपए पर मंथ पहुंच गई है। एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है। उसके बाद उस YouTube के थ्रू जब हम कोर्सेस लोगों को बताते हैं तो लोग कोर्सेस खरीदते हैं तो ये पैसा आने लगता है दोस्तों 4 लाख रुपया। कैन यू इमेजिन? एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो कि किया और अब YouTube से जो 10,000 5,000 लगता है वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और वहां से इनकम आ रही है। एक इन्वेस्टमेंट 2 साल तक किया, पेशेंस के साथ किया एंड कंटिन्यू किया तो ये इनकम आई। अच्छा हाँ, डेफिनेटली मेरा बात करने का स्टाइल ठीक है। मैंने इसके लिए कोचिंग लिया, 8-10 साल से पब्लिक स्पीकिंग सीखा है। तो 8-10 साल से पब्लिक स्पीकिंग का एक 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया। 7,500 का पब्लिक स्पीकिंग का इन्वेस्टमेंट आज मुझे हर महीना 1 करोड़ रुपए देके जाता है। ये एजुकेशन भी इन्वेस्टमेंट है। ओके, एजुकेशन भी इन्वेस्टमेंट है। हर साल आपको अपनी इनकम का कितना % एजुकेशन में लगाना है? मिनिमम 5% और मैक्सिमम 10%। 10% से ज्यादा मत लगाइए क्योंकि बहुत सारे खर्चे और भी करने हैं। मिनिमम 5% तो आपको आपकी एजुकेशन में लगाना ही है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये ब्रेन इतनी बड़ी गोल्ड माइन है कि पूछिए मत, ये पता नहीं कहां चला जाएगा।
दोस्तों शेयर मार्केट का नॉलेज लीजिए, रियल एस्टेट का नॉलेज लीजिए। ग्रांट कार्डोन करके बहुत बड़ा ट्रेनर है, वो हमेशा रियल एस्टेट के बारे में बात करता है। रिच डैड पुअर डैड वाला रॉबर्ट कियोसाकी या डोनाल्ड ट्रंप, ये रियल एस्टेट से इतने बड़े रिच बने हैं। दोस्तों इन्वेस्ट। आप कहेंगे सर अभी पैसा नहीं है, कोई नहीं। मैं एक जॉब वाले से मिला, एक जॉब में व्यक्ति था जो कि करीब 60,000 रुपए कमाता था, और ये बंदा टाटा ऑटोकॉम कंपनी में था, ठीक है। एंड जब मैंने उस तरह की बात की तो उसने कहा सर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा क्या? बोला सर आपको पता है मैंने अभी तक 8 फ्लैट खरीद चुका हूं मैं। उस इंसान ने क्या किया, छोटे छोटे फ्लैट खरीदे जो उसकी कैपेसिटी में थे, 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए के फ्लैट खरीदे, और उसने 8-9 फ्लैट खरीद लिए। कैन यू इमेजिन? उसने उसी जॉब में 25 साल रहते रहते 1-1.5 करोड़ का बिजनेस बना लिया, 1-1.5 करोड़ का उसका फ्लैट हो गया, उससे उसको रेंट आता है, और उसने छोटा छोटा करते 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 आज वो कहने के मान लिए करोड़पति है दोस्तों। ऑलराइट। और उन फ्लैट्स का वैल्यू आज की डेट में जो उसने 10 लाख में खरीदा था, एवरेज 30-35 लाख है। ऑलराइट। बोलता है सर अब मैं 10वां फ्लैट अपना खरीदने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन? ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट में सेविंग करिए। इन्वेस्टमेंट ही सेविंग है, रियल सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहे सेव करना है तो उसका मतलब समझ लो आपको इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। और एफडी म्यूचुअल फंड, ठीक है, वहां पे आप अपनी जितनी भी इनकम है और उसका सेविंग रखना भी चाहते हो तो 10% या 20% आप एफडी और म्यूचुअल फंड वगैरह में रखिए। बाकी 80% आपको वहां रखना है जहां थोड़ा रिस्क तो है पैसे का, लेकिन जो तेजी से ग्रो कर सकता है, जैसे रियल एस्टेट। ऑलराइट, सो डू दिस माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इसके बारे में सोचिए, इस चीज को एनालाइज कीजिए, एंड आई एश्योर यू आप में से कई लोग काफी आगे बढ़ पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। मैं कहता हूं पैसे को एक मीडियम की तरह यूज कीजिए सबसे पहले। ओके, सो पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, वैल्यू दीजिए अपने काम को, जो मैंने पहले भी आपको बताया। आज से 10 साल पहले की बात कीजिए, किसी को फोन लेना था तो कौन सा लेता था? नोकिया 3361, 3360, 3310। नोकिया की ये फोन हम लोग ले लेते थे। कितने रुपए के आते थे? कोई 2000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 का। इससे महंगा फोन किसी के हाथ में आपने देखा? और उसमें भी लोग कहते थे वाह नोकिया का फोन लिया, अरे 5000 का। लेकिन दोस्तों आज आपको लोगों के हाथ में एन एवरेज स्मार्टफोन जो लगेगा वो 35-40 हजार रुपए का दिखेगा एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के हाथ में। मिनिमम टू मिनिमम आपको 25,000 का तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर आज से पहले की बात करें आप, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 रुपए के टेम्पो में जाते थे या 2 रुपए का पैसा खर्च करते थे, या आपके पेरेंट्स। लेकिन आज एक जगह से दूसरी जगह जाने में फटाक से ओला उबर बुक की 500 रुपए आपने खर्च कर दिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है। अब आपको 500 रुपए खर्च करना आपकी मजबूरी बन गई है।